नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम जान रहे थे जो कि केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत पॉलीमर के बारे में जान चुके थे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और इसके बाद एक और वीडियो होगा जो कि लास्ट वीडियो के रूप में होगा, जिसमें विविध जो होता है कंसेप्ट विज्ञान का, समान विज्ञान का, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये जो वीडियो है यह भी सभी एग्जामिनेशनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे इस चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शुरू करेंगे वीडियो, जहां पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे तो पॉलीएथीन। पॉलीएथीन के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको एकत्रित करेंगे यहाँ से, जिसका अन्य नाम के रूप में आप देख सकते हैं पॉलीथीन कहा जाता है। इस प्रकार के पॉलीथीन आप देखे होंगे मार्केट में जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचलन में है, तो इसको आप जान सकते हैं। इसके बाद इसका संरचना के बारे में जाने तो इसकी जो संरचना होती है वह किस प्रकार की होती है, तो यह एथिलीन का उच्च बहुलक के रूप में इसका संरचना होता है। और इसके गुण देखेंगे तो गुण इसका ताप सुन्मन्य प्लास्टिक के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ताप सुन्मन्य प्लास्टिक के रूप में आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद विद्युत का यह कुचालक होता है, नम्य होता है, यानी कि नरम होता है। आप समझ लें कि ताप का मतलब ताप, थोड़ा भी ताप लगेगा इसको तो गल जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके बाद को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर जल प्रतिरोधी होता है, जल प्रतिरोधी होता है। उसके बाद देखेंगे तो इसका उपयोग आप देखेंगे तो कहाँ किया जाता है, तो पैकिंग हेतु उपयोग किया जाता है। उसके बाद जल से बचाव हेतु फिल्म या फिर सीट हेतु निर्माण के रूप में आप इसे कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हम इससे यहाँ से एकत्रित करेंगे। तो थोड़ा सा मैं हाइलाइटर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख पाए। यहाँ पर देखेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, जिसे पीवीसी के रूप में आप जानते होंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल नेम होता है। जिसके रूप में आप देखेंगे तो इस तरीके के आप सामान इस्तेमाल करते होंगे, जो घर मकान बनता है उसमें जो पाइप वगैरह का प्लम्बरिंग का काम होता है उसमें आप इस्तेमाल करते होंगे। इसके जो लोकप्रिय नाम है पीवीसी के नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना के बारे में जाने तो इसकी संरचना विनाइल क्लोराइड का उच्च बहुलक के रूप में इसकी संरचना होती है। सूत्र के बारे में देखें तो पीवीसी का सूत्र होता है C2H3Cl। Cl देख सकते हैं, तो ये इसका सूत्र होता है। इसका गुण देखें तो इसका प्रॉपर्टीज के बारे में देखने को मिलेगा यहाँ से हमको कि विद्युत का कुचालक होता है, जल व नमी के प्रतिरोध होते हैं यह। और इसका उपयोग आप देख सकते हैं पाइप बनाने में इसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। उसके बाद ग्रामोफोन रिकॉर्ड या फिर हैंड बैग, उसके बाद रेन कोट व अन्य जल रोधी वस्तुएं बनाने में इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाता है पीवीसी का। उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल से पहले हम जान लेते हैं यहाँ नीचे, उसके बाद हम ऊपर चलेंगे फिर से। यहाँ पर देख सकते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन के बारे में देखें तो नियोप्रीन का अन्य नाम आप देख सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन के नाम से इसका नाम अन्य नाम के रूप में आप जानते हैं। इसकी संरचना आप देखेंगे तो क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक के रूप में इसकी संरचना होती है। और इसका सूत्र आप देखेंगे तो सूत्र है CH2CCl। उसके बाद CH और CH2 का हॉल N होता है, ये इसका सूत्र होता है। उसके बाद देखेंगे तो यह विशेषता आप देखें तो इसकी विशेषता एक प्रकार का कृत्रिम रबर के रूप में इसकी विशेषता होती है। उपयोग के रूप में आप देखेंगे इसका उपयोग पाइप एवं बेल्ट बनाने में इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में जानेंगे तो इसका रासायनिक नाम देखने को मिलेगा हमें। इसका रासायनिक नाम देखें तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन कहते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन कहते हैं इसे, जिसे PTFE के नाम से भी जानते हैं। इसकी संरचना आप जानेंगे तो टेट्राफ्लोरोएथीन का उच्च बहुलक के रूप में इसकी संरचना होती है। उसके बाद इसके गुण के बारे में जाने, प्रॉपर्टी देखते हैं तो रासायनिक रूप से यह निष्क्रिय होता है और उष्मा का प्रतिरोधी होता है। इसका गलनांक आप देखेंगे तो बहुत ही उच्च देखने को मिलेगा आपको 330 डिग्री सी। उपयोग के रूप में आप देखेंगे तो इंसुलेटिंग पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग अच्छे तरीके से किया जाता है। और उसका उपयोग और देखेंगे तो सांद्र अम्ल को भरने हेतु केन बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद उच्च व फिर रासायनिक उष्मा व फिर रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुओं यथा गैसकेट बनाने या फिर सील आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कुकिंग बर्तनों पर लेपन में इसका इस्तेमाल किया जाता है टेफ्लॉन का, आप ध्यान देंगे इसको। और उसके बाद देखेंगे तो और जानकारी हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं तो इसके बारे में देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक जिसमें कि कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं
वह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना है। इसके प्रकार के बारे में जाने तो इसका जो प्रकार होता है, पहला देखें तो मोनो कार्बोक्सिलिक होता है, जिसे 1 कार्बोक्सिलिक समूह के रूप में जानते हैं। इसका उदाहरण के रूप में देखें तो एसिटिक अम्ल को कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक। उसके बाद देखेंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक के रूप में आप 2 कार्बोक्सिलिक समूह इसमें शामिल होते हैं। इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं सिक्सिनिक अम्ल के रूप में इसे जानते हैं आप लोग, सिक्सिनिक अम्ल के रूप में। उसके बाद देखेंगे तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में आप देख सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक के रूप में, जो कि 3 कार्बोक्सिलिक समूह के साथ संबंधित है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर CH2 का होल ट्वाइस और CO2 H का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें कि साइट्रिक अम्ल की जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, HOC इंटू, उसके बाद देखते हैं CH2CO2H का होल ट्वाइस, आप देख सकते हैं HOC और CH2CO2H का होल ट्वाइस आप देखेंगे तो ये साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। इसको ध्यान रखेंगे, अनुसूत्र है या कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सूत्र के नाम और यहाँ पर दिए गए हैं, सूत्र और उसके नाम दिए गए हैं। तो इसमें अम्ल के जो सूत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा HCOOH, जिसे आप देखेंगे तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में आप जान सकते हैं, जिसे फॉर्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। साधारण नाम आप इसका देखें तो फॉर्मिक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसका IUPAC नाम देखें तो एथेनोइक अम्ल के रूप में इसका नाम होता है। उसके बाद है देख सकते हैं CH3CH2COOH, इसे प्रोपिनोइक अम्ल कहते हैं, प्रोपिनोइक अम्ल इसका साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम प्रोपेनोइक अम्ल के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद देखें तो CH3CH2CH2COOH, इसको ब्यूटेरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ब्यूटेरिक अम्ल, इसे ब्यूटेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। उसके बाद देख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH, इसका आइसोब्यूटेरिक अम्ल के रूप में इसका साधारण नाम है। इसे IUPAC के नाम के बारे में जाने तो इसका IUPAC नाम है 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे नेक्स्ट पेज से। यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में बताया गया है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो इसका अन्य नाम आप देखेंगे तो वसीय अम्ल या फिर फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को। इन्हें वसई अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि इस श्रेणी में उच्च सदस्य होते हैं, या इसलिए इसे वसई अम्ल कहा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं पीमीटिक अम्ल को आप देखें तो वसीय अम्ल या फिर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में जानते हैं, जिसका अनुसूत्र आप देखेंगे तो C15H31 COOH, इसका जो होता है पेरीमिटिक अम्ल का अनुसूत्र होता है आदि। सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे, यानी कि ये जो अम्ल है यह सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे, इसके अलावा और हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पर सरलतम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में आप देखें तो फॉर्मिक अम्ल को कहा जाता है, जिसे HCOOH के रूप में इसका अनुसूत्र है। और नीले लिटमस का पर जो है कि इसका प्रभाव देखेंगे किसका, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नीले लिटमस पर देखें तो इसका प्रभाव होता है, नीले रंग को लाल कर देता है। और उसके बाद देखें तो भौतिक गुण के बारे में जाने तो इस श्रेणी के प्रथम 3 फॉर्मिक एसिड या फिर प्रोपेनोइक अम्ल तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव के रूप में आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद देखें तो ब्यूटेरिक अम्ल के रूप में आप देखें तो C3H7COOH से इसको मतलब जो है कि अनुसूत्र इसका होता है। उसके बाद से नैनोनोइक अम्ल, नैनोनोइक अम्ल का अनुसूत्र आप देखें तो C8H17COOH तक के वसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन जैसी गंध वाले तैलीय द्रव से निकलता है। उसके बाद देखें तो डेकेनोइक अम्ल के रूप में आप देखें तो C9H19COOH, इसे डेकेनोइक अम्ल कहते हैं। और यह जो निकलता है डेकेनोइक अम्ल से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस के तौर पे यह जो निकलता है कौन सा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निकलता है। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे यहाँ से दिखेगा तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानेंगे, जिसमें कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में देखें तो 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं इसमें, COOH जिसे कार्बोक्सिलिक समूह के रूप में आप जानते ही होंगे। और सरलतम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल के रूप में जानते हैं। सरलतम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को ऑक्जेलिक अम्ल के रूप में भी जानते हैं। अन्य नाम के रूप में देखें तो मेलोनोइक अम्ल या फिर सिस्किनिक अम्ल भी कहते हैं,
एल्कीनिक अम्ल भी कहते हैं। उसके बाद है एसिटिक अम्ल के रूप में देखें तो एसिटिक अम्ल के रूप में आप जानते होंगे, अन्य नाम इसे एथेनोइक अम्ल के रूप में जानते हैं। सूत्र इसका होता है अनुसूत्र CH3COOH होता है। प्राकृतिक स्रोत के रूप में देखें तो यह सिरका से आप प्राप्त कर सकते हैं, वनस्पति के सुगंधित तेल से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। गुण इसके बारे में देखें तो तीखी गंध एवं रंगहीन द्रव होता है यह। इसका क्वथनांक जाने तो 118 डिग्री सी और संक्षारक द्रव के रूप में यह देखा जाता है। उसके बाद देखने को मिलेगा कि इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसको तो एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यह ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। इसको जब आप एसिटिक अम्ल को ठंडा करेंगे तो निश्चित रूप से यह बर्फ की तरह जम जाता है। उसके बाद है विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ जानने से पहले एक और अम्ल है, उसको जान लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल को। फॉर्मिक अम्ल के बारे में जाने तो इसका अन्य नाम जान सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका अनुसूत्र CH2O2 होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है इसका अनुसूत्र CH2O2 होता है। प्राकृतिक स्रोत से आप इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो लाल चींटी के डंक से आप प्राप्त कर सकते हैं, मधुमक्खी या फिर बर्रे के डंक से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाता है कि लाल चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, या फिर मधुमक्खी या फिर बर्रे के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो इनके जो डंक होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। नामकरण के कारण आप देखेंगे, नामकरण का कारण सबसे पहले चींटियों या फिर लैटिन नाम, चींटी का जो लैटिन नाम था उसका नाम था फॉर्मिका, से आसवन द्वारा प्राप्त किया गया जाने वाला जो यह अम्ल है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा। यानी कि चींटी का जो लैटिन नाम है फॉर्मिका है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा, क्योंकि यह चींटी से प्राप्त किया गया था। भौतिक गुण के बारे में देखें तो तीखी गंध वाला होता है, रंगहीन द्रव होता है। गलनांक इसका आप देखेंगे तो 8.4 डिग्री सी होता है। क्वथनांक जाने तो 100.5 डिग्री सी होता है। संक्षारक द्रव के रूप में यह काम करता है और जल, एल्कोहल एवं ईथर के रूप में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। यानी कि जल, एल्कोहल एवं ईथर में जो है कि पूर्ण रूप से यह मिल जाता है। कौन सा? तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है वह। उसके बाद देखिए तो विस्फोटक के बारे में हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं विस्फोटक के बारे में देखें तो विस्फोटक को एक्सप्लोसिव कहते हैं इंग्लिश में। और क्या है यह, इसके बारे में जाने तो ऐसे पदार्थ जो ताप, घर्षण या फिर उचित प्रहार के फलस्वरूप विघटित होकर प्रकाश, ध्वनि या फिर अत्यंत तेजी से फैल जाने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं, तो इसे हम विस्फोटक के नाम से जानते हैं। वांछनीय गुण के बारे में देखें तो इसका वांछनीय गुण वाष्पशील न हो और आर्द्रता ग्राही न हो, उसके बाद सस्ता एवं स्थायी हो एवं तीव्र विघटनकारी हो। तो ये एक प्रकार का जो है कहलाएगा एक्सप्लोसिव कहलाएगा, विस्फोटक कहलाएगा। उसके बाद देखिए TNT के बारे में देखें तो ट्राई नाइट्रेट टाइलुइन कहते हैं इसे, TNT को। यह भी एक प्रकार का विस्फोटक ही है। तो इसे आप देख सकते हैं, ट्राई नाइट्रेट टाइलुइन को देखें, टॉयलिन को देखें तो इस प्रकार का इसका संश्लेषण है। इसको निकाला कहाँ से जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो टाइलून का जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा इसे आप निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। गुण के बारे में जाने तो हल्का पीला रंग का होता है यह। ट्राई नाइट्रोटाइलुइन जो होता है हल्का पीला रंग का होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के रूप में आप इसे देख सकते हैं और उच्च कोटि का विस्फोटक के रूप में आप इसे जानते हैं। उसके बाद देखें तो उपयोग इसका बम या फिर टारपीडो के निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर इसे एमेटॉल नामक विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। एमेटॉल नामक विस्फोटक का निर्माण नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला करके, TNT को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला करके विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी है यहाँ से हासिल करेंगे। ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरीन जिसे TNG कहते हैं, TNG के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो TNG के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर अन्य नाम इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है, नोबेल तेल भी कहा जाता है। किसे? TNG को कहा जाता है। TNG का नाम आप देखें, पूरा नाम तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आप कह सकते हैं, ग्लिसरीन कह सकते हैं। उसके बाद संश्लेषण आप देखिए तो इसे प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं आप? तो ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं ग्लिसरीन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसका गुण आप देखें तो रंगहीन होता है, तैलीय द्रव होता है। इसका उपयोग आप जाने तो महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि डायनामाइट के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है TNG का।
उसके बाद है आपके सामने जो है कि आरडीएक्स। आरडीएक्स के बारे में जाने तो रासायनिक नाम इसका देखें तो आरडीएक्स का है साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमाइन, इसका पूरा नाम होता है। कितना बड़ा नाम है देख सकते हैं। आरडीएक्स का पूरा नाम साइक्लो ट्राइमेथिल मेथिल मेथिलीन ट्राई नाइट्रामाइन इसका पूरा नाम होता है। इसके खोजकर्ता थे जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग महोदय थे, जो कि पेंटेट में जो है कि 1898 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। अन्य नाम के रूप में आप देखें तो साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है यूएसए में। साइक्लोनाइट के नाम से यूएसए में जाना जाता है। उसके बाद हेक्सोजन के रूप में जर्मनी में जाना जाता है। उसके बाद T4 इटली के में जाना जाता है। T4 इटली में इसका नाम है। और C4 प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में आप जान सकते हैं, इसे C4 भी नाम है इसका। और उसके बाद देखिए तो अन्य नाम के रूप में प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में भी इसका अन्य नाम आप जानते होंगे। उसके बाद देखिए तो प्रवर्धन आप देखेंगे तो प्रवर्धन इसका पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल एवं पॉलीयूरेशन के रूप में आप इसे प्रवर्धन कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो जैसे में प्लास्टिक पदार्थ के साथ यह जो है कि आप देख सकते हैं इसे प्लास्टिक पदार्थ के साथ। उसके बाद देखें तो नीचे आपको और जानकारी मिलेगा, जिसमें आरडीएक्स मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। इसमें ध्यान देंगे कि आरडीएक्स को मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखें तो तापमान व फिर आग फैलने की जो गति है, गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण का उपयोग किया जाता है इसमें आरडीएक्स में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो विस्फोटक उष्मा के रूप में यह लगभग 1510 किलो कैलोरी की ऊर्जा की प्रति किलो के हिसाब से यह ऊर्जा को उत्पादन करता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आएगा टीएनपी के बारे में देखेंगे तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से आप जानते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से इसे आप जानते हैं। इसका अन्य नाम आप देखेंगे तो फिक्रिक अम्ल के रूप में जानते हैं। संश्लेषण फिनॉल व फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से आप ट्राई नाइट्रोफिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट नाम देखें तो टीएनपी है। और इसकी जो है कि देख सकते हैं गुण आप जाने तो हल्का पीला रंग का होता है एवं क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग प्रचंड विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और खोजकर्ता जो थे इसका तो वह थे अल्फ्रेड नोबल साहब थे, इसका खोज किए थे। उसके बाद गन कॉटन के बारे में जाने तो गन कॉटन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर संश्लेषण यानी कि इसका प्राप्त आप कहाँ से कर सकते हैं, तो रुई या फिर लकड़ी के रेशों पर यह जो है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा आप इसे गन कॉटन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। रुई या फिर लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा आप इसे गन कॉटन प्राप्त कर सकते हैं। खोजकर्ता के रूप में आप देखें तो CF सायन बीन महोदय, जो कि 1846 ईस्वी में इसका खोज किया था। उसके बाद प्रकार आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ के रूप में यह एक प्रकार का है। और यहाँ पर जानेंगे और जानकारी जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा डायनामाइट के रूप में। डायनामाइट किसे कहते हैं, तो डायनामाइट आप देखेंगे तो परंपरागत विधि द्वारा आप इसे डायनामाइट के जो परंपरागत विधि है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है डायनामाइट, यानी बनाया जाता है। इसके बाद खोजकर्ता के बारे में जाने तो अल्फ्रेड नोबल महोदय जो है कि पेटेंट 1867 ईस्वी में इसको मिला था। उसके बाद देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल को जो है कि पेटेंट मिला था इसका 1867 ईस्वी में। इसके आधुनिक विधि के रूप में जाने तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोग्लिसरीन के साथ सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करके इसको जो है कि निर्माण किया जाता है डायनामाइट का। उपयोग के बारे में जाने तो कुएं खोदने, सड़क निर्माण व फिर चट्टान को तोड़ने हेतु इसके उपयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। आगे जाने तो बैलास्टिंग जेलीटिंग के नाम से देखें तो बैलास्टिंग जेलीटिंग के नाम से देखें तो इसका संश्लेषण आप कहाँ से कर सकते हैं, तो मुख्यतः नाइट्रोसेलुलोज व फिर नाइट्रोग्लिसरीन के निर्मित होता है यह, यानी कि मुख्यतः यह नाइट्रोसेलुलोज व फिर नाइट्रोग्लिसरीन से निर्मित होता है। कौन, तो ब्लास्टिंग जेलिसिंग होता है, एक प्रकार का विस्फोटक ही है। इसका प्रयोग आप देखें तो प्रयोग खान खोदने व फिर सुरंग आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें तो ईंधन के रूप में आप जानेंगे यहाँ से, यानी कि फ्यूल किसे कहते हैं, तो फ्यूल के बारे में देखें तो जिन पदार्थों के ज्वलन या फिर विघटन से घरेलू एवं औद्योगिक रूप से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे हम ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ईंधन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि अच्छे ईंधन के गुण क्या हो सकते हैं, तो सहज उपलब्धता हो, इसकी सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो, अधिकतम मात्रा में ऊष्मा उत्पत्ति करे और
जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ ना छूटना चाहिए। इस तरीके के जो ईंधन होंगे उसे अच्छे ईंधन या फिर आदर्श ईंधन के रूप में जाना जाता है। ईंधन दक्षता के बारे में जाने तो उष्मीय मान उसे कहते हैं, और उष्मीय मान के बारे में जाने तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन के से प्राप्त जितनी ऊष्मा होगी, वह जो ऊष्मा होगी, वह ऊष्मा का जितना मान होगा वह उस ईंधन के लिए ईंधन दक्षता या फिर उष्मीय मान कहलाएगा। उष्मीय मान के जो मात्रक होते हैं वह क्या होता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। उष्मीय मान का जो एसआई मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस को क्या कहते हैं, तो ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। पहला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने तो वायु की उपस्थिति में जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड के देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड का जो है कि उत्पादन होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ से जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, विभिन्न ईंधनों के उष्मीय मान के बारे में, या डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोबर के उपले का उष्मीय मान कितना होता है, तो 6000 से लेकर के 8000 किलो जूल तक होता है। उसके बाद देखिए तो लकड़ी का देख सकते हैं 17000 से लेकर के 22000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। उसके बाद कोयले का देखें तो 25,000 से 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। पेट्रोल का देखें तो 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। मिट्टी तेल का 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम, डीजल का 45,000, मीथेन का 50,000 है, सीएनजी का भी 50,000, एलपीजी का 55,000, और जैव गैस का देखें तो 35,000 से लेकर के 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का जाने तो 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है, यानी कि हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है। आगे देखेंगे तो जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। जीवाश्म ईंधन के बारे में जाने, जिसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देखें तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों या फिर जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले जो ईंधन होते हैं उसे हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखें तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में रखते हैं। कोयला के बारे में जाने तो कोयला की जो संरचना होती है वह मेनली कार्बन का ही होता है, और कार्बनीकरण एवं मृत वनस्पति द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में जो परिवर्तन हो जाता है, अन्य नाम के रूप में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, काला सोना कोयले को कहा जाता है। उत्पादन आप देखेंगे तो कोक एवं कोलतार का जो है कि उत्पादन कर सकते हैं कोयला से। उसके बाद देख सकते हैं कोक के बारे में जानने को मिलेगा। कोक क्या होता है, तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है कोक। उसके बाद इसका गुण होता है कठोर एवं संरग्न एवं काला पदार्थ होता है। उपयोग के रूप में आप जाने तो इस्पात के उद्योग में, औद्योगिक निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोक को, यानी कोक से ही क्या किया जाता है, तो लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, ध्यान रखेंगे, और धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोल तार के बारे में जाने तो कोल तार लगभग जी 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। कोल तार क्या होता है, तो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, और इसका जो गुण देखे तो अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव के रूप में आप जान सकते हैं इसे। उसके बाद इसका उपयोग देखते हैं तो संश्लेषित रंग या फिर औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट और फोटोग्राफिक सामग्री एवं छत निर्माण सामग्री आदि में इसका उपयोग किया जाता है कोल टार का। उसके बाद देखने को मिलेगा, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं जो नई जानकारी के रूप में पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है इसके बारे में जाने तो पेट्रोलियम के बारे में देख सकते हैं कि अन्य नाम इसका पारंपरिक तेल या फिर हल्का तेल के नाम से जान सकते हैं। स्रोत आप देखें तो यह हमें प्राप्त होता है समुद्र की तली या फिर भूमि पर प्रॉपर्टी भू प्रॉपर्टी की गहराई में अवसादी सैलों से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और पेट्रोलियम के घटक के बारे में जाने तो पेट्रोलियम के घटक गैस और गैसोलीन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्ता, ग्रीस, मोम और एस्फाल्ट, इस सारे के सारे पेट्रोलियम के घटक हैं। और उपयोग के बारे में जाने तो ईंधन के रूप में, और कीटनाशकों के, प्लास्टिक के, कृत्रिम रेशों के, पेंट एवं औषधियों के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम का हम इस्तेमाल करते हैं। कोयले के गैस, कोयला गैस या फिर कोल गैस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसका संश्लेषित हम कहाँ से कर सकते हैं, प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, तो कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय इसका जो है कि निर्माण होता है कोल गैस का। इसका उपयोग उद्योग में जो है कि ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद जाने तो कोयले के प्रकार के रूप में बताया गया, तो कोयले के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो पीट कोयला। उसके बाद निम्न श्रेणी का कोयला होता है यह पीट कोयला, और जल की मात्रा अधिक होती है इसमें पीट कोयले में।
लिग्नाइट जो कोयला होता है उसमें जो कि भूरा कोयला होता है जिसमें सबसे कम ऊष्मा होता है। उसके बाद देखने को मिलेगा सब बिटुमिन जो होते हैं बिटुमिन होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो विटामिन्स होते हैं जो कि सॉफ्ट कोयला होता है। उसके बाद एंथ्रोसाइट होता है जो कि कठोर कोयला होता है, इसमें सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त किए जाते हैं। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जाने यहाँ से जानकारी की गैस ये हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैस का मिश्रण आप जानेंगे। तो प्राकृतिक गैस के रूप में नेचुरल गैस के रूप में हम इसे जानते हैं। और स्रोत इसका मिलता है हमें पेट्रोलियम तेल के कूप व फिर प्राकृतिक दरारों से हमें यह प्राप्त होता है। पेट्रोलियम तेल के कूप या फिर प्राकृतिक दरारों से हमें यह मिलता है प्राकृतिक गैस। उसके बाद जाने तो प्रमुख घटक के रूप में इसमें होते हैं 45.85 से लेकर के 85% तक मीथेन होते हैं, एथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं एवं ब्यूटेन होते हैं। सारे के सारे गैस इसमें मिले होते हैं। इसका गंध होता है इथाइल मर्केप्टेन के कारण जो है कि इसमें गंध होता है, ध्यान रखेंगे। जो नेचुरल गैस होता है उसमें जो गंध किस लिए होता है, तो मिथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है ताकि जो लीक है इसको जो है कि जान सके हम लोग कि लीक हो रहा है गैस या नहीं हो रहा है, उस गंध के जरिए पता चलता है। इसका उपयोग जाने तो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैसोलीन एवं कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी किया जाता है। और एलपीजी के निर्माण में भी प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को जो अलग करके उच्च दाब पर जो है कि द्रवित मिश्रण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एलपीजी के रूप में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं स्क्रीन पे देखने को मिलेगा खाद्य संरक्षण एवं पोषण व फिर औषधियां के रूप में। जो हेडिंग है उसके बारे में देने जाने तो खाद्य संरक्षण, पोषण व फिर औषधियां के रूप में जो फैक्ट है इसको जान लेते हैं। इसकी परिभाषा जान सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को दीर्घ काल तक सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना होता है, तो संरक्षण करना होता है, खाद्य का संरक्षण करना होता है। और खाद्य के संरक्षण के रूप में यानी फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं इसे। फूड प्रिजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है, तो आप देख सकते हैं फ्रीजिंग करके, ठंडा करके, साल्टिंग करके, उसके बाद जो है कि पैकिंग करके, ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा है ड्राइंग करके, सुखा करके, उसके बाद है एडिशन शुगर यानी कि चीनी मिला करके भी हम लोग कर सकते हैं संरक्षण खाद्य पदार्थ का। अब जानेंगे कि पुष्चरीकरण क्या होता है, पुष्चरीकरण की क्रिया क्या होती है, तो इससे दूध के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इससे दूध के हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, पाश्चराइजेशन जब करते हैं तो दूध में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसका नष्ट हो जाता है। उसके बाद श्वसन दर को कम करना या फिर प्रशीतक का प्रयोग करना, कोल्ड स्टोर में भंडारण करना, उसके बाद जीवाणु को नष्ट करना, ये सारे के सारे जो होते हैं पुष्चीकरण की जो क्रिया होती है उसके दौरान किया जाता है। एंजाइमों की अभिक्रियाओं को रोकना, उसके बाद विभिन्न रसायनों का प्रयोग, ये सारे के सारे चीज पुष्चरीकरण के थ्रू किया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि दूध जो मार्केट में आता है पुष्चरीकृत जो सुधा वगैरह का दूध होता है उस पर लिखा रहता है पुष्चरीकृत दूध रहता है। तो ये इससे सारे प्रोसेस के बाद उस दूध का निर्माण मतलब जो है कि एक तरीके से मार्केट में लाया जाता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत के बारे में जाने तो यहाँ पर देखने को मिलेगा पहला पॉइंट कि सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। इसका पढ़ना सिद्धांत के रूप में आप जान सकते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या फिर उसमें विलंब उत्पन्न करना। उसके बाद जाने तो एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। ये सारे के सारे होते हैं खाद्य संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं। और प्रमुख खाद्य परिरक्षक के रूप में आप जाने तो सोडियम बेंजोएट को जानते हैं, सोडियम का एस्कॉर्बेट को जानते हैं, उसके बाद पोटासियम एस्कॉर्बेट को भी आप रखते हैं खाद्य परिसंरक्षक के रूप में। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे औषधि के रूप में। औषधि के रूप में आप देखें तो औषधि एक ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोगों के निदान एवं दर्द के निवारण आदि में किया जाता है। तो हम जानेंगे कि औषधि का हम इस्तेमाल औषधि के रूप में हम करते हैं किसी भी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल। उसके बाद जाने तो ज्वरनाशक के रूप में जाने, एंटीपायरेटिक के रूप में जाने, ज्वरनाशक जिसे कहते हैं एंटीपायरेटिक को, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग उच्च ज्वर या फिर फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है उसे ज्वरनाशक कहा जाता है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जाने तो एस्पिरिन आप देखेंगे तो एस्पिरिन जो होता है उच्च ज्वरनाशक के रूप में काम आता है, जिसे इसेलिटासाइलिक अम्ल कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे इसका जो नॉर्मल सा नाम है, साधारण नाम एस्पिरिन है। उसके बाद है पैरासीटामोल है और तीसरा आप देख सकते हैं फिनएसिटिन है। फिनएसिटिन ये सारे चीज आप देख सकते हैं। तो ये एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये मार्केट में अभी भी प्रचलन है और फिनएसिटिन ये अभी मार्केट में प्रचलन नहीं है ज्वरनाशक के रूप में। आगे बढ़ेंगे
और देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखेगा दर्दनाशक के रूप में हम किस तरीके से केमिकल को उपयोग करते हैं। तो ऐसे औषधियाँ जो कि मानसिक उलझन या फिर अन्य तांत्रिक कुप्रभावों के दर्द को कम करती है, तो इसे दर्दनाशक के रूप में हम जानते हैं। और प्रकार के रूप में जाने तो अनिद्राकारी दर्द नाशक के रूप में आप इसे कह सकते हैं। और अन्य नार्कोटिक एलर्जी एनार्जिलिस के रूप में आप भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद उदाहरण के रूप में देखें तो एस्प्रिन एवं पैरासिटामोल को आप इसके दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दर्दनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखने को मिलेगा निंद्रा प्रहरी पीराहारी, देख सकते हैं निंद्रा पीराहारी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे औषधियाँ जो निंद्रा उत्पन्न करती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जाने इसका उदाहरण के रूप में तो अफीम उत्पाद को, और जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोकीन हो गया और हीरोइन हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है दर्दनाशक जो दवा होते हैं उसमें। उसके बाद प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक जिसे कहते हैं, उसको आप देखेंगे तो जानेंगे यहाँ से कि ऐसे रसायन जो कि सूक्ष्म जीवों जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, यानी कि प्रतिरोधी के रूप में जाने जाते हैं, या फिर उनकी विरोध विधि को जो है कि रोक देते हैं। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि यह एंटीसेप्टिक का काम होता है। उदाहरण के रूप में जाने तो मर्क्यूरोक्रोम बोरिक अम्ल या फिर आयोडोफर्म या फिर पैरा पोटासियम परमैंगनेट। तो ध्यान रखेंगे मर्क्यूरोक्रोम और बोरिक अम्ल और आयोडोफॉर्म या फिर पैरा देख सकते हैं पोटासियम परमैंगनेट, ये सारे के सारे जो है कि प्रतिरोधी के रूप में काम करता है। उसके बाद है विसंक्रामक के रूप में आप जाने तो ऐसे पर रसायन जो कि जो जीवाणुओं या फिर सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देता है उसे विसंक्रामक कहते हैं, या फिर डिसिनफिसेंट कहते हैं, डिसिनफिसेंट भी ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद इसका उपयोग आप जाने तो उपकरणों, बर्तनों, फर्श व फिर सैनिटरी फिटिंग आदि में इसे विसंक्रामक के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं फिनॉल हो गया, उसके बाद मेथिल फिनॉल हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जितने भी सारे विसंक्रामक होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो प्रशांत के बारे में जानेंगे। प्रशांतक यानी ट्रांसक्यूलेराइजर के रूप में आप जाने तो इसके जो उपयोग कहाँ होता है तो मानसिक तनाव कम करने अथवा अवसाद को दूर करने में सहायक होता है यह रसायन। उसके बाद जाने तो यह उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं रेजर पाइन, जिसका स्रोत आप देखें तो रावेफिलिया और पेस्टा सेप्टाइन नामक पौधा से होता है। उसके बाद देखें तो ट्यूबरिक अम्ल से उत्पन्न ल्यूमिन व फिर सेकोनोल आदि से भी इसका हम उत्पादन कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक के रूप में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ तक रखेंगे जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस वीडियो के अंतर्गत। और इसके जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसमें आपको थोड़ा सा रहेगा तो उसमें देख लेंगे, जिसमें कि आपको विविध के रूप में भी कई सारे फैक्ट देखने को मिलेगा जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।